एक सबसे चिंताजनक बात क्या है, अगर रूस ने यूक्रेन पर भी केमिकल वॉरफेयर किया या न्यूक्लियर अटैक किया, तो आप सोचिए कि नेटो के सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टनबर्ग ने कल क्या कहा था। उनका यह कहना था कि ये सारी चीजें क्लाउड्स की वजह से ड्रिफ्ट करके नेटो कंट्रीज में भी आ सकती हैं और यह हमारी चिंता का सबसे बड़ा विषय है। एक तरफ अमेरिका का इमरजेंसी प्लेन तैयार है, दूसरी तरफ फ्रांस ने अपनी न्यूक्लियर सब्स को तैयार कर दिया है। यह हो क्या रहा है? क्या हम कोल्ड वॉर से आगे बढ़ते हुए वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी देख रहे हैं? यह एक बहुत बड़ा सवाल है, जिस सवाल का जवाब शायद वक्त बताएगा या फिर पुतिन। और पुतिन जब बोलते हैं तो वो बमों से बोलते हैं, जो कि हम यूक्रेन में देख रहे हैं। इस डूम्सडे प्लेन में और भी कई खासियत हैं, जैसे विमान का इंजन 24 घंटे चलता रहता है। विमान से अमेरिका के 4315 परमाणु बमों को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके जरिए अमेरिका पूरी दुनिया में कहीं भी हमला करने के लिए निर्देश दे सकता है। सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका डूम्सडे प्लेन इससे पहले नॉर्थ कोरिया से तनाव के बाद भी हवा में उड़ाया गया था। इसी तरह 9/11 हमले के बाद भी यह विमान हरकत में आया था। अमेरिकी वायुसेना ऐसे 4 विमानों का इस्तेमाल करती है, जो हर हफ्ते हर हमले में अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। बड़ा सवाल यह है कि अगर जो बाइडेन पोलैंड में करीब 50 किलोमीटर दूर यूक्रेन से मौजूद हैं, तो फिर अभी तो रशिया से कोई खतरा है नहीं, यह साफ है। तो फिर बाइडेन क्यों इस खतरे की घंटी बार बार बजाते रहते हैं? यह भी सोचने की बात है। यूक्रेन के खार्किव में रूस ने दागी मिसाइलें। रूस के निशाने पर यूक्रेन के तेल पाइपलाइन, रिहायशी इलाकों के साथ साथ तेल भंडार और पाइपलाइन को अब रूस बना रहा है निशाना। इतना ही नहीं, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक खार्किव में रशिया ने 24 घंटे में 55 बार मिसाइल दागी हैं। खार्किव में 24 घंटे में 55 बार मिसाइलें दागी गई हैं। जो सिटी ऑफिशियल्स हैं, यह उनका कहना है, 24 घंटे में 55 बार। क्या रशिया यूक्रेन वॉर का नेचर चेंज होने वाला है? क्या बम बारूद की जगह हथियारों की एंट्री होने वाली है? यह हमारे सवाल है, क्योंकि अब तक आपने देखा है कि रशियन आर्मी के 4 बेहद खतरनाक हथियारों से यूक्रेन पर अटैक किया है। उनमें पहला हथियार है कैलिबर क्रूज मिसाइल। कैलिबर क्रूज मिसाइल, रूस ने ब्लैक सी और कैस्पियन सागर से यूक्रेन पर कैलिबर क्रूज मिसाइल दागी। आपको बताना चाहेंगे, कैलिबर क्रूज मिसाइल को एयर डिफेंस सिस्टम नहीं ट्रैक कर पाता है, क्योंकि ये आसमान में जाकर अपना निशाना बदलती है। यूक्रेन के डिफेंस एरिया और सरकारी इमारतों को निशाना बनाया है। रशिया का दूसरा मारक अस्त्र है स्कैंडर बैलिस्टिक मिसाइल। 500 किलोमीटर मारक क्षमता वाले इस हथियार से रूस ने बेलारूस की तरफ से यूक्रेन पर अटैक किया, खासकर कीव के इलाकों में। और कीव के रिहायशी इलाकों में जो नुकसान पहुंचा वो इसी से पहुंचा, खासकर कीव का जो एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल जिसके ऊपर नुकसान पहुंचा था। रूस की तीसरी हथियार खतरनाक है क्लस्टर बम, जो कि बैंड है, लेकिन अफसोस उस बैंड ट्रीटी में रशिया और यूक्रेन दोनों साथ नहीं है। क्लस्टर की तरह बनावट वाले इस हथियार में सैकड़ों बम होते हैं, बड़ी आबादी के बीच तबाही मचाते हैं, छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। हालांकि क्लस्टर बम प्रतिबंधित है, लेकिन रूस यूक्रेन के खिलाफ इसका इस्तेमाल कर रहा है। और यूक्रेन वॉर में रशिया का सबसे खतरनाक हथियार है हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसकी मारक क्षमता 1500 से 2000 किलोमीटर है। इसके सामने मॉडर्न डिफेंस सिस्टम भी फेल है। और एक और मिसाइल जो बहुत खतरनाक है वो है फास्फोरस मिसाइल, जो कि रशिया ने एयरपिन में इस्तेमाल किया। यह भी बैंड मिसाइल्स में से एक है। लेकिन आपको एक और इंफॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है, और वो ये है कि वेस्टर्न इंटेलिजेंस का कहना है कि रशिया का जो असला है वो कम होता जा रहा है, और रशिया का जो एयर एम्यूनिशन है वो 20 to 60% ऑफ टारगेट है। यह वेस्टर्न इंटेलिजेंस ने कहा है, और इसके सबूत भी मिलते हैं। किस तरीके से अलग अलग खेतों में उनकी मिसाइल पड़ी हुई है, किस तरीके से अलग अलग लॉन्स में मिसाइलें पड़ी हुई हैं, और वो मिसाइलें नहीं हैं जिन्हें एयर डिफेंस सिस्टम ने निष्क्रिय कर दिया है।
लेकिन अब रूस यूक्रेन वॉरफेयर में एक और महाविनाशक हथियार की चर्चा हो रही है जिसका नाम है केमिकल वेपन। ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स यानी OPCW के मुताबिक केमिकल वेपन में जहरीले केमिकल का इस्तेमाल जानबूझकर लोगों को मारने या बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने के लिए होता है। और आपको सुनकर हैरानी होगी, नवंबर 2016 सीरिया में रशियन हेलीकॉप्टर से क्लोरीन गैस वाला केमिकल वेपन गिराया गया था। इसके फैक्ट्स मौजूद हैं और इसीलिए हम अमेरिकन इंटेलिजेंस, वेस्टर्न इंटेलिजेंस कहती है कि रशिया के डीएनए में है केमिकल वेपन यूज करना और न्यूक्लियर वेपन से पहले, सबसे पहले वो इसी वेपन का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे सैन्य उपकरण जो खतरनाक जहरीले केमिकल को हथियार बना सकते हैं, उन्हें भी केमिकल वेपन या रासायनिक हथियार माना जा रहा है। जैसा कि हमने देखा, उन्होंने चेरनोबिल में ब्लास्ट किया, चिरनहीव में ब्लास्ट किया, वहां से गैसेस लीक की और वो शेल, उनके अपने शेल्स गिरे थे। यह भी एक अटैक केमिकल वॉरफेयर का पार्ट हो सकता है। ये इतने घातक होते हैं कि पलक झपकते ही हजारों लोगों को मौत की नींद सुला सकते हैं, बड़े पैमाने पर लोगों को अलग अलग बीमारियों से पीड़ित कर सकते हैं और तिल तिल कर मरने पर मजबूर भी कर सकते हैं। और अब वॉर जोन से बड़ी खबर आ रही है, रशिया केमिकल वेपन इस्तेमाल करने लगा है, जिसको लेकर सुपर पावर अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने पुतिन को कड़ी चेतावनी दी है। वैसे इसके अलावा वो कर भी क्या सकते हैं, चेतावनी ही तो देते हैं बस। क्या जंग के 30वें दिन यूएस रूस के बीच नया वॉर फ्रंट खुल गया? क्या लंबे खिंचते युद्ध की वजह से पुतिन ने आखिरी अस्त्र निकाल लिया? काउंटडाउन एट केमिकल वेपन, वर्ल्ड पावर बनने की हाई टेंशन। विश्व युद्ध के मुहाने पर यह सवाल यूं ही नहीं उठे हैं। रशिया यूक्रेन के वॉर जोन से यह खतरनाक अलार्म यूं ही नहीं बजे हैं। दरअसल हाइपरसोनिक मिसाइलों से हो रहे हमले और एटम बम से अटैक की आशंका के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि रशियन आर्मी यूक्रेन पर फास्फोरस बम यानी केमिकल वेपन से अटैक कर रही है। 15 मार्च को लुहांस्क के पोपासना शहर में फास्फोरस बम से हमला किया गया। इसके बाद 22 मार्च को रूसी फौज ने क्रामाटोर्स्क में फास्फोरस बम गिराया और 2 दिन बाद यानी 24 मार्च को भी लुहांस्क के पोपासना में हमले के दौरान रूसी सैनिकों ने फास्फोरस का इस्तेमाल किया, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। इसी दिन नाटो की मीटिंग में एक पत्रकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से केमिकल वॉर को लेकर सवाल पूछा, तो जवाब क्या मिला आप खुद सुनिए। First question. Hi, thank you, Mr. President. So you've warned about the real threat of chemical weapons being used. Have you gathered specific intelligence that suggests that President Putin is deploying these weapons, moving them to position, or considering their use? And would the U.S. or NATO respond with military action if he did use chemical weapons? You know, on the first question, I can't answer that. I'm not going to give you intelligence data, number one. Number two, we would respond. We would respond if he uses it. The nature of the response would depend on the nature of the use. सुना आपने, बाइडेन ने कहा कि जिस तरह का हथियार होगा जवाब भी वैसा ही दिया जाएगा। यानी रूस अगर यूक्रेन पर केमिकल अटैक करता है तो नाटो भी काउंटर केमिकल अटैक कर सकता है। इसको लेकर यूक्रेन, अमेरिका और ब्रिटेन के सुर एक जैसे हो चुके हैं। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने यहां तक कह दिया है कि रूस अगर यूक्रेन पर केमिकल अटैक करेगा तो उसे विनाशकारी परिणाम भुगतना होगा। मतलब ब्रिटेन और अमेरिका के रिएक्शन बता रहे हैं कि केमिकल वॉर आर पार की होने वाली है। लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि केमिकल वेपन प्रतिबंधित है। 1977 में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में कन्वेंशन हुआ, जिसमें आम नागरिकों के खतरा होने की स्थिति में व्हाइट फास्फोरस के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा।
जंग में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। 1997 में केमिकल वेपन के इस्तेमाल को लेकर एक कानून बना, जिसमें यह तय हुआ कि अगर रिहायशी इलाकों में इसका इस्तेमाल होता है तो व्हाइट फास्फोरस को केमिकल वेपन माना जाएगा। इस कानून पर रूस ने भी हस्ताक्षर किए हैं। मतलब इंसानी नुकसान के मद्देनजर केमिकल वेपन के इस्तेमाल को बैन किया गया है। ऐसे में यह भी मुमकिन है कि अमेरिका और नाटो के देश केमिकल वॉर के रिएक्शन में रशिया के मिलिट्री बेस पर अटैक कर सकते हैं, उसकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को तबाह कर सकते हैं, जिसकी तैयारी यूक्रेन वॉर के बाद काफी तेज हो गई है। कल भी नाटो की मीटिंग के बाद बाल्टिक सी से ब्लैक सी तक 4 बैटल ग्रुप यानी 6000 सैनिकों की तैनाती बढ़ाई गई है। यहाँ पहले से ही पुतिन की सेना का सामना करने के लिए 40,000 नाटो सैनिक तैनात हैं। यानी रशिया को केमिकल वॉरफेयर में करारा जवाब देने की नाटो की तैयारी पुख्ता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।